हमारे बीच में जो शख्स आई हैं हमारे बीच में, मैं उनका तारुफ करने जा रही हूँ। वो एक एंकर, एक कथक डांसर, एक आर्ट क्रिटिक, एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर, एक कॉपीराइटर, इवेंट मैनेजर, कवयित्री होने के साथ साथ वो एक गीतकार भी है। इनकी 3 कविताओं की सीरीज आ चुकी है मेरी नादानियों के नाम से, और आज चौथी का विमोचन होने जा रहा है। नादान इनका तखल्लुस है और इनका नाम है अंकिता खत्री। सो प्लीज, ये बनारस से चंडीगढ़ आए हैं हमारे लिए, वेलकम कीजिएगा। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चंडीगढ़ के शहर में। आप इतनी पुरानी नगरी से आ रही हैं और चंडीगढ़ जो एक मॉडर्न सिटी है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नाम मेरी नादानियाँ कैसे, क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी, और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे पहले उन सबको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग अस। और जो आपका प्रश्न है रीटा जी कि नादान, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये नादान क्या है और ये तखल्लुस आपने क्यों रखा, तो मैं ये कहती हूँ तखल्लुस ने मुझे चुना, मैंने तखल्लुस को नहीं। ये कुछ ऐसी बात है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि आपने मंजिल चुनी, लेकिन होता उसका उल्टा भी है। कई बार मंजिल अपने मुसाफिर खुद चुनती है। तो जब ये नादान आया, कब कैसे आया ये तो नहीं जानती, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ चीज़ें कुछ इवॉल्व होती जा रही है और थ्रू राइटिंग की सेल्फ एवोल्यूशन का एक प्रोसेस भी हो रहा है मेरे साथ। तो अपने ही अंदाज में एक 4 लाइनों में इस बात को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। सूख चुके भावों के सागर, सूख चुके भावों के सागर, मेरी आंख में पानी रहने दो। और भीड़ बहुत है समझदारों की, भीड़ बहुत है समझदारों की, मुझ में नादानी रहने दो, मुझ में नादानी रहने दो। तो इस समय जैसे दुनिया में सब स्मार्ट हो रहे हैं, सब कुछ हमें स्मार्ट चाहिए, शहर भी स्मार्ट चाहिए, हमारे फोन भी स्मार्ट चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभाव है उस नादानी का, जो कि हमें बच्चे जैसा रखती है। और जब हम उस जैसे रहते हैं, बच्चे के जैसे रहते हैं, मुझे लगता है हम लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हम ज़्यादा आनंद के भाव में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप चलते चलते पहले से लेके दूसरी, फिर तीसरी और अब चौथी बुक पे आ रही हैं, तो आप इस सफर को कैसे देखती हैं? ओके, ठीक है जी, माइक की जरूरत नहीं लग रही है तो माइक की जरूरत लगेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दूर रखिए, स्लो करना फट रही है उसमें, थोड़ा दूर रखिए। वॉल्यूम कम करिए, सो ये हमारा काम ही नहीं है, हमारा वीडियो का काम है। चलिए ठीक है, काम नहीं है तो ऐसे बताओ। अब आपकी आवाज अब ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो आप इस ये जो आप पहली से चौथी बुक तक आ गई हैं, आप इस सफर को कैसे देखती हैं? और एक और बात बताइए, इस चौथी बुक में क्या खास है? ये जो सफर शुरू हुआ ये 2019 से हुआ, जब भी मेरी पहली किताब, अभी ठीक है जी? थैंक यू। ये पहली किताब मेरी नादानियाँ 2019 में प्रकाशित हुई। तब ऐसा कुछ था कि मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं कोई साहित्य की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, या ये मेरी कोई इच्छा या मंशा नहीं थी। हमारे बनारस में पिलग्रिम्स बुक हाउस के पब्लिशर हैं सनातनी रामानंद जी, नाम है, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी। वो मेरी जो भी मैं लिखती थी सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, तो वो अक्सर मुझसे कहते थे कि जो कुछ भी आप लिखते हो इसको किताब में आना चाहिए। और मुझे लगता था ये बकवास कौन पढ़ेगा, मतलब मुझे खुद को नहीं लगता था कि ऐसा कुछ खास है, नादानियाँ कुछ भी जो मन में आया वो लिख दिया काइंड ऑफ।
लेकिन उनका बहुत इंसिस्टेंस रहता था, जब भी कहीं भी मिलते थे वो इस बात को ज़रूर रखते थे और मैं लगभग साल भर तक उनको टालती आ रही थी। ऐसे ही एक दिन बारिश हो रही थी और मुझे अभी भी वो दिन याद है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बारिश हो रही थी और मैं किचन में खाना बना रही थी और बारिश की ही को देखते देखते मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव आए कि मुझे लगा ये लाइव रोमांस मैं देख रही हूँ। और रोमांस चल किसके बीच में रहा है? बादल, और क्योंकि मैं बनारस में हूँ तो गंगा नदी के किनारे जलधारा के बीच में ये जो रोमांस है बारिश के रूप में जो आदान प्रदान प्रेम का हो रहा है वो साक्षात मुझे दिख रहा था, महसूस हो रहा था। तो मैंने इमीडिएटली अपने फेसबुक पर उसे लिखा और वापस जो कर रही थी करने लगी। रामानंद जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आपकी चीज़ों को बाहर आना चाहिए। उस दिन कुछ ऐसा माहौल था क्या, तो आई सेड अ यस, मैंने हाँ कह दी, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं थी। बड़ा सुनाइए वो कविता जो वो कविता बिल्कुल जरूर सुनाइए। मैडम फोन कीजिए, मैं ज़रूर पूछती हूँ। ये पहली ही किताब में प्रकाशित है, एक बादल होता है। बिल्कुल आपके लिए मैं 2 मिनट समय चाहूँगी जी। ये प्रेम कहानी, इस कविता का शीर्षक ही है प्रेम कहानी। एक बादल होता है, एक जलधारा होती है और बीच में इनके इतनी शिद्दत, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत होती है। बूंद बूंद उसका प्यार बनकर भाव उड़ता है, पहुंचता है आसमां के पार, जिसे वो भर लेता है अपने हृदय में हर बार। चल रहा है ये सिलसिला सदियों से यूं ही, सुनती हूँ मैं उनकी सारी की सारी बात कही। वो कभी गरजता है कि फट पड़ेगा और वो कहती है नहीं, अभी नहीं। जब घटने लगता है उसके भीतर कुछ, तो जैसे जान लेता है वो सब कुछ। बिन कहे बिन पूछे घिर कर आता है और पूरा करने को उसे बरस जाता है। वो एक दूसरे का खालीपन भरते हैं, वो एक दूसरे का खालीपन भरते हैं। तुमसे हूँ मैं, मुझसे हो तुम, ये कहते हैं। ये प्रेम कहानी की तो बारिश कहलाती है, यूं ही नहीं इस नादान को इतना लुभाती है। तो आप जैसे भी कहते थे, गंगा आपके सामने से बहती है, आप बनारस से आती हैं, जिसके लिए मार्क ट्वेन ने कहा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है। ये कल्चर की, हमारी रिलीजन की का गढ़ है। यहाँ पे कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनकी भूमि है। ऐसा क्या है बनारस की आबो हवा में कि ऐसे ऐसे लोग वहां से आते हैं हमारे लिए? और बनारस का ये दूसरा प्रश्न है कि बनारस का आपके लेखन पर क्या असर है? इतनी प्रतापी भूमि है, हम कहते हैं संगीत साहित्य की राजधानी है काशी। और एक खूबसूरत कनेक्शन ये है कि मेरी पहले संग्रह की पहली कविता भी बनारस बेस्ड है और बनारस को समर्पित है, तो वो भी मैं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि यहीं से आपके शायद आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि बनारस का क्या योगदान है। बनारस ने ही मुझे ये नादानियाँ दी हैं और हमारे बीच आदरणीय संक्रांत सर आ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करती। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रेसिंग द सेशन, थैंक यू सो लॉट। तो बनारस का जो योगदान है मेरे लेखन में वो कुछ इस कदर है कि बनारस की हवा में मैं सांस लेती हूँ। मैं उस हवा में सांस लेती हूँ जहाँ संत कबीर जिन घाटों से गुजरते थे, मैं उन घाटों पर चलती हूँ और मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा तो ऐसी प्रतापी भूमि है कि उसकी ऊर्जा ही जो मेरे भीतर आ गई। और उसने किस तरह, जैसे संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो आज तक प्रासंगिक है और वैसा ही वैसा शाश्वत सत्य है कि पीढ़ियां उसे गाती हैं, गुनगुनाती हैं, आत्मसात करती हैं और आगे भी करती रहेंगी।
तो ये चंद लाइनें जो मैंने अपने शहर पर लिखी और जो मेरे पहले संग्रह की पहली कविता भी बन पड़ी। आसान नहीं बनारस से प्यार करना, आसान नहीं बनारस से प्यार करना, उड़ती धूल और बेतरतीब लगे जाम से बचकर निकलना, सकरी गलियों से गुजरते हुए गोबर पर पैर का फिसलना, गाय तो कभी सड़क के साथ पड़ेगा सड़क पार करना। दोस्तों, आसान नहीं बनारस से प्यार करना। पान के पीक से लाल हुआ शहर, गर्मियों में बिन बिजली बेहाल हुआ शहर, इस शहर से नजरें चार करना आसान नहीं बनारस से प्यार करना। ये मनपट है और मुंहफट भी, इसमें अक्कड़ है तो है फक्कड़ भी, इस मनमौजी के मिजाज को समझना आसान नहीं बनारस से प्यार करना। अनसाया सा सोता हुआ जागा नहीं जागृत है ये, विषमतम परिस्थितियों में भी उद्वेलित नहीं शांत चित है ये। जीवन हो या मरण, जीवन हो या मरण, होगा तुमको सबका जश्न मनाना आसान नहीं बनारस से प्यार करना। और अंतिम पंक्तियों में, जब सारा जहान कर लेगा तुमसे किनारा, जब सारा जहान कर लेगा तुमसे किनारा, तो गंगा का ही किनारा देगा तुमको सहारा। मतलब भरी इस दुनिया में, बेटा जी, मतलब भरी इस दुनिया में बेमतलब एतबार करना, यही है बनारस से प्यार करना, यही है बनारस से प्यार करना। बहुत बढ़िया, बनारस से तो प्यार हो गया। हम भी आएंगे जरूर काशी के घर पे। बिल्कुल जी। आपने अभी मेंशन किया कि सोशल मीडिया पे आपने डाला था, तो आप कहती भी हैं कि सोशल मीडिया का आपकी लेखन पे, आपकी आगे की जर्नी पे बहुत असर रहा है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। सोशल मीडिया में मैं आई सबसे पहले 2011 में, और जैसा मैंने बताया कि मैं कोई भी बात आसानी से मानती नहीं हूँ किसी की कही भी, मगर मेरे साथ हमेशा ये होता है नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। तो जब किताब की भी बात आई थी तो मैं 1 साल तक मना करती रहती थी मेरे पब्लिशर को, लेकिन फिर ये सिलसिला आप खुद ही देख रहे हो चलता गया। सोशल मीडिया का मेरा प्रोफाइल पेज मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ था। I was inactive in social media for about 1 year even after my profile page was created there. वो बस ये हूँ कि नहीं करना है, क्या करना है, क्या होगा, मुझे हर चीज़ लगती है कि क्या करना है, बेकार का है, करके क्या होगा। लेकिन 2011 में मैं थोड़ा सा, जब मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या है, तो मैंने अपनी कुछ चीज़ें, मैं राइटिंग तो करती थी, लेकिन मेरी राइटिंग पहले थी एज अ जर्नलिस्ट थी, मैं एज अ आर्ट क्रिटिक टाइम्स ऑफ इंडिया एसोसिएटेड थी, तो कभी भी वो खुलकर इस रूप में बाहर नहीं आई थी, कविताओं के रूप में नहीं आई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैं आई तो मैंने देखा कि मुझे कुछ भी जो भी समाज में हो रहा है उसका असर, जो मेरी संवेदना आई तो मेरी पोएटिक फ्लो में ही बाहर आती थी, तो मैं उन्हें लिखती थी। तो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें, 2 लाइन 4 लाइन की चीज़ें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक के लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और लोगों का एक अप्रिसिएशन सा आने लगा। तो अप्रिसिएशन एक बहुत बड़ी बात है, जिसको अभी हम कह भी रहे थे, आप कह रहे थे इसके बारे में कि जिसने मुझे जहाँ सराहा दिया वही राह बन गई। आप देखिए सराहा जो शब्द है उसमें राह आपको दिखेगा, तो कितना पावरफुल शब्द है ये सराहा, कि जहाँ सराहा दिया वही राह बन जाती है। तो ये सराहना जब मिलती है तो उसने मुझे मोटिवेट किया फर्दर, मुझे लगा कि लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे लिखना चाहिए। तो लोगों को पसंद आ रहा है ये सोचते सोचते मैं लिखती गई, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए यहाँ पे इस समय देखिए आप चंद्र प्रकाश जी चंडीगढ़ के यहाँ के अपने, ये भी मुझसे सोशल मीडिया से कनेक्टेड है 5 साल से, लेकिन आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, मगर मेरी नादानियाँ को बहुत सपोर्ट किया। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में हैं जो अलग अलग देशों से, जिन्हें मैं कभी सामने से नहीं जानती, लेकिन they have been silent supporters, not silent of course, they have put their words, they have put their words of appreciation, motivation, and
So I should take a moment to acknowledge them here today in this session. That yes, people, wherever you are, आप जहाँ के भी हो, जिधर भी हो, let me say a thank you to you for bringing this journey till here. आपने सराहने की बात करी, तो आपको तो सराहना पीएम साहब से भी मिली है। आपका जो एक वाक्य है, जो रचता है वो बचता है, वो पीएम साहब ने ट्वीट किया था, तो जरा बताएंगे इसके बारे में हमें और? जी हाँ, ये भी अनायास ही हो गया। 25 मार्च को 2020 कोविड जस्ट अनाउंस हुआ था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, और पीएम सर का एक वर्चुअल मीट थी कुछ लोगों से, जिनमें मेरा भी नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो मेरा 8वां नंबर था, 8 लोग थे उसमें, मैं लास्ट थी। तो जब भी हमारी बातचीत हुई, हम रूबरू हुए, तो उस बातचीत के दौरान ही मैंने कहा, क्योंकि सर जो रचता है वो बचता है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना पीरियड सबके लिए बहुत ही खतरनाक, और जो भी सबने देखा है कि कितना नेगेटिव और एक डार्क फेज सबकी जिंदगी में था। ऐसे में जब मैंने ये अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि जो रचता है वो बचता है, तो पीएम सर वाज क्विक एनफ टू ही वाज लाइक क्या कहा आपने? मैंने कहा सर जो रचता है वो बचता है। और ये बात उनको काफी पावरफुल लगी, क्योंकि इस कहने को ये सिर्फ 4 शब्द है, लेकिन ये बात सच है। जो भी लोग रचते हैं ना, तो वो बचते इन द सेंस नॉट इन द मॉर्टल दिस थिंग, फिजिकल तो नहीं रहता, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वो युगों तक रहते हैं। तो रचना और रचनाकारों के महत्व के बारे में, और फिर तो ये बात हो गई। और मुझे रात में अचानक से बहुत, एट टाइम आई वाज नॉट इन ट्विटर, मेरा ट्विटर का कोई अकाउंट भी नहीं था। पीपल स्टार्टेड सर्चिंग मी ऑन ट्विटर एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फोन कॉल्स मीडिया से, ये मुझे लगा कि हुआ क्या है। Suddenly I came to know that PM has tweeted this from his personal handle and tagging me कि काशी की अंकिता जी ने ये बात कही, जो रचता है वो बचता है, and kind of his appreciation। तो वो बहुत नेशनल एक न्यूज़ बन गया, और रिपोर्टर्स आने लगे मेरे घर में, मेरे बहुत इंटरव्यूज हुए इस सिलसिले में, और buzz, it became a buzz overnight। And in the night I got a call even from PMO office, and so it just happened. I don't want to take any credit for this, बस हो गया। तो आपको ये, आपने इसी लाइन को लेकर के आपने एक बुक भी लिखी है, 3rd सीरीज, सेकंड। तो चलिए ये जो दूसरी किताब है, ये कोरोना काल में लिखी थी, जो रचता है वो बचता है। जब भी मैंने खुद ही कहा, और मैं ही ना करूँ तो वो ठीक बात नहीं है। पूरे कोरोना पीरियड में आई वाज इंडल्ज्ड इनटू राइटिंग, और उस वक्त मैंने कई कहानियाँ भी लिखी, बहुत सारा राइटिंग बहुत किया। तो ये कोरोना काल की मेरी नादानियाँ जो आई, इसका ही जो रचता है वो बचता है, एंड डेडिकेटेड टू दैट। तो रचना तो मतलब आर्टिस्ट की किसी भी फॉर्म में जो आर्टिस्ट रचता है, उसी वही नेचुरली अपने आप को मेंटली दे आर एट पीस विद देमसेल्फ। तो आपका नाम अंकिता पड़ा, आपके पेरेंट्स ने नाम अंकिता दिया, क्या उनको पता था कि आप लिखने वाली हैं आगे? अंकिता का नाम है जो लिखता है, जो अंकित करता है। वेरी गुड क्वेश्चन गीता जी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैं भी साइंस की विद्यार्थी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और डॉक्टर ही बनना था मुझे। मतलब आइडियली माता पिता यही चाहते हैं ना, कि डॉक्टर चाहते हैं, क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब और भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी डिफरेंट करियर्स को लेकर के, तो डॉक्टर ही बनना था। बट डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान, और मैं कैसे करके फिर मैं फाइन आर्ट्स में आई, और कैसे तो करके मैं अब यहाँ साहित्य में आई हूँ। सो I really don't have an exact answer, but yes, जब भी उन्होंने नाम अंकिता रखा हो तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज भी उनके लिए भी ये बड़ी हैरानी की बात है कि बेटी जिसको डॉक्टर बनना था, वो चाहते थे, वो आज राइटर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। क्या बात है। तो there is something called destiny. Everything is destiny. I now just bow down to destiny.
अब आपके नए सफ़र के बारे में बात करते हैं। आपने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा है, एक गीतकार, एक लिरिसिस्ट के रूप में। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और इसे आप आगे कैसे किया? ये भी अनायास ही शुरू हुआ। कोविड पीरियड में जब पूरी दुनिया रुकी थी तो मुझे लगता है मेरा पहला कदम तब पड़ा एक नई दुनिया में, फ्रॉम बनारस टू बॉलीवुड, which is again a completely new world, a new journey। मैं 42 साल की उम्र तक कभी बनारस अपने शहर से भी बाहर नहीं अकेले निकली। मेरा उसके पहले तक का सफ़र पिता के घर से पति के घर तक ही सीमित था, लेकिन अगेन कोरोना काल के दौरान कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स, आई वॉज होस्टिंग अ वर्चुअल टॉक शो टी विद अंकिता खत्री, जिसमें मैं बॉलीवुड के कुछ लोगों से संवाद करती थी, इंटरव्यू करती थी। फ्यू ऑफ देम वर द लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो जब ही उन्होंने मेरा संवाद हुआ तो उनका ध्यान मेरी राइटिंग्स पे गया और उन्होंने कहा कि आपकी राइटिंग्स काफ़ी स्क्रीन राइटिंग है। तो मुझे तब भी नहीं पता था स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, मतलब व्हाट डू दे मीन बाय सेइंग दिस, जो अब मुझे पता चल गया। तो म्यूजिकल है, रिदमिक है, लिरिकल है, मीटर में है, टेम्पो में है, मुझे खुद को नहीं पता था। तो उस टाइम पे ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया कि आप एक बार आओ। और फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं गई, पहले दिन मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने गई, तो एक कमरे में मैंने देखा कि 3 दीवारों में 1935 से लेकर अभी तक जिन्होंने मेजरली कंट्रीब्यूट किया है लिरिक्स में, स्क्रीन राइटिंग में, तो उनकी तस्वीरें लगी थी। तो जब भी मैंने गौर से देखा तो एक थॉट में मुझे यहाँ पे एकदम से बिजली की तरह पौधा वो विचार कि सारे पुरुष, एक भी महिला की, आप आज भी जाओगे ना अंधेरी में, वो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफिस है, तो एक भी महिला नहीं है। तभी मुझे लगा कि शायद ये वजह है जो मैं बनारस से बॉम्बे आई हूँ, कि एक वैक्यूम है अभी फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली इफ यू थिंक अबाउट टॉप 10 लिरिसिस्ट और टॉप 20 लिरिसिस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ऑल मेन, फ्रॉम शैलेंद्र टू अभी तक में भी ज़्यादातर। तो मुझे लगा कि एक नई राह है जिसको आई शुड एक्सप्लोर फर्दर। बहुत थोड़ा समय का भाग है, मैं एक दो क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना चाहूँगी, उनके बगैर नहीं छोड़ूंगी। तो ये बताइए कि मैंने आपकी बुक देखी तो उसमें आपकी फोटोग्राफ्स हैं, वो आपके हस्बैंड की खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं। आई अंडरस्टैंड दैट विदाउट फैमिली सपोर्ट आप टूर पे रहती हैं, आप मुंबई में आप काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं, तो फैमिली का पीछे कितना हाथ है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और फैमिली का बहुत हाथ है। मैं एक जॉइंट फैमिली सेटअप से हूँ, और अभी संक्रांत जी वही बहुत अच्छा कॉलोनियल उस पर उनकी वार्ता थी कि हमारी भारतीय जो संस्कृति की जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं हम उसे ही नहीं पहचान पा रहे हैं, और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अनुभव किया है। मैं 22 साल से एक जॉइंट फैमिली सेटअप में हूँ। मेरी जो तस्वीरों की बात आपने की, मेरे हस्बैंड रिकग्नाइज फोटोग्राफर है, तो कुछ चित्र उनके कंट्रीब्यूशन से है, कुछ अतिरिक्त भी है, लेकिन उनका भी योगदान मेरी नादानी और मेरे सफ़र में है। उनके अलावा हर वो व्यक्ति जो मेरे परिवार में, मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरे देवर देवरानी, सबका है। क्योंकि आज जब भी मैं बाहर होती हूँ तो उस निश्चिंतता के साथ होती हूँ, बिकॉज टू इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग आपको बहुत खाली होना पड़ता है। तो वो सब वहाँ पे उस सपोर्ट करते हैं कि व्हेन आई गो बैक टू माय होम, सो नोबडी इज क्रेविंग कि तुम्हारे एब्सेंस में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो दिस सपोर्ट सिस्टम दैट वी बिल्ड थ्रू अ जॉइंट फैमिली सेटअप, शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, यू हैव टू गिव इट, बट देन इट गिव्स बैक टू यू इन अबंडेंस। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, हाँ, इसके बगैर नहीं छोड़ूंगी, कल हमारी जो बात हो रही थी। Organizers, please note it down. It's not me. It's just that there are people after you. I'm sure. There's just one question which I absolutely want to ask her, and that is we were talking about catching the thought. क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लिखने लगते हैं तो हमारे पास थॉट आता है और वो जब हम तक पकड़ने लगते हैं तो वो चला जाता है। हाँ जी। तो वो कैचिंग द थॉट की जो हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर उसके ऊपर जरूर रोशनी डालें, एंड दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन। आई विल नॉट टेक मोर टाइम। नहीं, आई डेफिनेटली लव टू आंसर दिस, क्योंकि ये मैं पहले बहुत करती थी और अभी भी बहुत एस्पायरेंट राइटर्स, और देखिए लिखना सबके अंदर कुछ ना कुछ विचार तो आते रहते हैं। पहले मैं भी लेट गो कर देती थी, विचार आ रहा है अच्छा बाद में लिख लेंगे, ये कर लेते वो, बट वो कभी वापस लौट के नहीं आता था।
तो मैंने एक उसको पर्सोनिफाई जब किया तो मुझे वो विचार दिखा, एक नायिका के रूप में दिखा कि बड़ी खूबसूरत सी नायिका है, सजी धजी है, चूड़ियाँ पहनी है, पायल पहनी, गर्दनी है, कानों में झुमके हैं, और वो आपके पास आ रही है, आपका अटेंशन चाह रही है, आपका तवज्जो चाह रही है। तो कभी चूड़ियाँ खनकाती है, मगर हम मसरूफ हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें मसरूफ है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सो काइंड ऑफ शी इज ट्राइंग, विचार भी वैसी नायिका होते हैं, और जब हम पलट के कहते हैं कि हाँ अब आओ तुम हमारे पास, देन शी इज गॉन एंड शी नेवर कम्स बैक इन द सेम फॉर्म। मे बी शी विल कम बैक इन अनदर फॉर्म, मगर वो जिस तरह से आई थी वो कभी वापस नहीं आती। तो मैंने फिर ये उससे सीख ली कि जब भी कभी कोई विचार आए तो जस्ट पेन इट डाउन, नोट इट डाउन समवेयर, मेक एन एफर्ट सो दैट वंस यू गो बैक टू दैट आप वो सिरा पकड़ के कुछ क्रिएट कर सकते हो। क्या बात कही है, आई थिंक इन्वॉल्व आखिरी में बस एक आपने कविता पढ़ लीजिए, फिर जाने देंगे हम, ऐसे नहीं जाने तो देंगे। मैं कविता नहीं पढ़ूंगी ज़्यादा लंबी, बस मैं एक 4 लाइनों में समाप्त करना चाहती हूँ, जिसमें बहुत सी आगे और बातें आ जाएगी। बनारस से जो बम्बई का सफ़र है वो भी इसमें समाप्त हो जाएगा। बनारस के रस से बनी, बनारस के रस से बनी, बम्बई को रास आ गई, बहुत प्यासा था समंदर, बहुत प्यासा था समंदर, नदी पास आ गई। क्या बात है, thank you for coming to Chandigarh and gracing the occasion. My pleasure. The fourth book of Can we- Mehdi Nadania. Yeah, fourth book is here. Mr. Afan Yasvi is here. I should thank Afan for this 4th edition of Mehdi Nadania. Reviewers that you know this is the latest one. Credits to Afan Yasvi साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक यादगार ऊपर तस्वीर ऊपर रहते हैं आपका है everyone can you ऊपर है yes अभी अंकिता को पढ़ना पड़ेगा देखिए मेरा जरूर Obliging. आपने कहा था ना जो भी बच्चे आओगे इस साल में भी जाएंगे ना आज नाड़ा I think I would request Sankran sir also to please join. आपने 15 मिनट के लिए Maybe Mary, sir, please. बुक्स सबको पढ़ा दो ना एक ये बढ़िया।